मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। इसमें यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम जानेंगे हिंदी भाषा का शिक्षण सिद्धांत एवं सूत्र। शिक्षण की सफलता के लिए छात्रों की रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर योजना बनानी पड़ती है, किंतु ऐसा करने में जिस विषय को पढ़ाना है उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ विषयों में सूचनाओं एवं तथ्यों का विशेष महत्व होता है, परंतु भाषा में ऐसा नहीं है। भाषा की शिक्षा देने में भाषा की प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांतों की चर्चा की जा रही है जिसमें कुछ का प्रयोग तो सभी विषयों की शिक्षा में किया जाता है, परंतु कुछ को केवल भाषा शिक्षा में ही व्यवहृत कर सकते हैं। जैसे स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा अर्जित संपत्ति तो है, किंतु इसको सीखने की शक्ति प्रकृति दत्त है। भाषा मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति है। वह स्वाभाविकता बोलना सीखता है और सुनकर तथा बोलकर भाषा का विकास करता है। सुनने और समझने की कला अपने आप में आ जाती है। यदि हमें बोलने की कला प्रकृति द्वारा ना प्राप्त होती तो हम भाषा की अतुल संपत्ति से वंचित रह जाते। ये शक्ति केवल मातृभाषा सीखने तक ही सीमित नहीं होती, अन्य भाषाएं भी संपर्क में आकर सीख लेता है। बालकों में स्वाभाविकता का सिद्धांत अधिक काम करता है। उनमें भाषा को स्वतः स्फूर्त शक्ति के माध्यम से सीखने की योग्यता अधिक होती है। प्रौढ़ व्यक्तियों में ये शक्ति कुछ कुंठित हो जाती है। अगला पॉइंट आता है प्रयत्न का सिद्धांत। भाषा एक जटिल एवं सूक्ष्म विषय है, अतः इसलिए केवल स्वाभाविक शक्ति द्वारा नहीं सीखा जा सकता। इसके अध्ययन में प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के साहित्य रूपों में विधिवत अध्ययन करना पड़ता है। अलंकारिक एवं कलात्मक भाषा प्रयत्न द्वारा ही सीखी जाती है। श्रुतिलेख, वाक्य रचना, सस्वर पाठन, अनुवाद जैसे कार्यों में प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। भाषा की शुद्धता के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत। सर्वप्रथम बालक बोलना सीखता है, इसलिए भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य कराना चाहिए। मौखिक कार्य सिखाने के बाद लिखना सिखाया जाता है। पढ़ना भी लिखने से पूर्व सरल होता है, इसलिए वर्णमाला लिखाना सिखाना से पूर्व पढ़ाने का अभ्यास कराया जाए। मैडम मॉन्टेसरी ने इस सिद्धांत का विरोध किया, किंतु भाषा की प्रकृति को देखते हुए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मौखिक कार्य पहले होना चाहिए। बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत। बोलने और लिखने को नितांत पृथक क्रियाएं नहीं समझना चाहिए, ना ही इन्हें पृथक क्रियाओं की भांति सिखाना चाहिए। पृथक रूप से लेने पर दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाता है और इसका कुपरिणाम वर्तनी की भूलों के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। लिपि संबंधी अज्ञान और उच्चारण संबंधी दोषों का एक कारण इस सिद्धांत का प्रयोग न करना भी है। प्रारंभिक कक्षाओं में सुलेख के अभ्यास द्वारा इस नियम को व्यवहारिक भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। भाषा का अधिकार करने के लिए बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्र वातावरण में वह सीखने को उत्सुक होता है। जिज्ञासा के अभाव में सीखना मंद गति से होता है। जिज्ञासा की तीव्रता स्वतंत्र वातावरण में होती है। स्वतंत्र वातावरण में बालक खुलकर अपने मनोभावों को प्रकट करता है। जो बालक घुटनपूर्ण वातावरण में रहता है वह आत्म प्रकाशन करने से डरता है। जब वह वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, पत्र व्यवहार आदि में बालक स्वतंत्रता की अनुमति नहीं करेगा, तब तक उसे भाषा के प्रयोग का अवसर नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट आता है रुचि का सिद्धांत। पाठ को नीरस और बोझिल बना देने से छात्र ऊब जाते हैं, इसलिए छात्र को इस मनोवैज्ञानिक तत्व को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बात में छात्रों की रुचि होती है उसकी ओर वे आकर्षित होते हैं और जिसकी ओर अरुचि होती है वे उससे दूर भागते हैं। शिक्षण को रुचिपूर्ण बना देने से छात्रों में उत्साह बढ़ता है और वे भाषा को प्रसन्नचित्त होकर सीखते हैं। शिक्षक को विनोद प्रिय और शिष्ट हास्य का प्रयोगकर्ता होना चाहिए। रोचक व्याख्यान, कवि सम्मेलन, अंताक्षरी समारोह, जयंती आदि के माध्यम से भाषा शिक्षण में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। शिक्षा शास्त्र में आज ये मान्य तथ्य बन गया है कि एक बालक अपनी योग्यता, रुचि, प्रवृत्ति
अभिवृत्ति, शारीरिक क्षमता, संवेगात्मकता आदि में दूसरे बालक से भिन्न होता है। कक्षा शिक्षण में प्रायः सभी बालकों को समान समझकर शिक्षण चलता है, किंतु भाषा एक कौशल है और इस पर अधिकार व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर संभव है। इसलिए इस सिद्धांत का पालन करते हुए प्रत्येक बालक की भाषाई त्रुटि का निदान करना चाहिए और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान भी देना आवश्यक है। अगला पॉइंट आता है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। ये ध्यान भी रखना चाहिए कि शिक्षा का केंद्र बालक है, इसलिए बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह भाषाई कौशलों पर अधिकार भी कर सके। कभी कभी हिंदी या अन्य भाषा का अध्यापक कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते स्वयं तो आनंद विभोर हो जाता है, किंतु छात्रों को आनंद विभोर कर देने की उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती है। भाषा सिखाने में बालक का स्वभाव, उसके वातावरण और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। शब्द भंडार की वृद्धि करते समय पहले बालक का शरीर, घर, मोहल्ला, गांव आदि से संबद्ध शब्द आने चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्रारंभिक अवस्था का महत्व। शैशव और बाल्यावस्था भाषा सीखने की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ज्यों ज्यों बालक बड़े होते जाते हैं उनकी भाषा सीखने की सहज शक्ति मंद होती जाती है। प्रारंभिक अवस्था में ये शक्ति बहुत सक्रिय रहती है, बाद में सोच समझकर संप्रत्य भाषा सीखी जाती है, किंतु प्रारंभ में बालक के कंठ से भाषा स्वयं फूट पड़ती है। कनाडा के एक नाड़ी विशेषज्ञ बिल्डर पेनफील्ड के अनुसार 10 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में एक से अधिक भाषाओं को सीखने की क्षमता होती है। वे कई भाषाएं सुगमता से सीख भी जाते हैं। अगला पॉइंट आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। कक्षा में यदि बालकों को निष्क्रिय बना दिया जाए तो वे भाषा सीखने को तत्पर नहीं होते हैं। भाषा वे तभी सीख सकते हैं जब वे सक्रिय हों। अध्यापक की ही सक्रियता से काम नहीं चलेगा। छात्रों को भी निष्क्रिय श्रोता बनने की अपेक्षा भाषा की सक्रिय प्रयोगकर्ता होना चाहिए। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सक्रियता में वृद्धि की जा सकती है। वार्तालाप, संवाद, वाद विवाद, प्रवचन, काव्य पाठ आदि में छात्र सक्रिय रहते हैं और इसलिए इनके माध्यम से भाषा सीखना सरल होता है। अगला पॉइंट आता है चयन का सिद्धांत। भाषा शिक्षा के अनेक उद्देश्य हैं। उद्देश्यों के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन भी अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें से सभी उद्देश्यों और व्यवहार परिवर्तन को एक साथ लेकर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इनमें से कौन सा उद्देश्य कब लिया जाए, पहले किसे लिया जाए और किसे बाद में, इन प्रश्नों पर अध्यापक को पढ़ाने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए। उनमें क्रम बना लेना चाहिए। ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 घंटे में सभी उद्देश्यों को लेकर चलने में कोई उद्देश्य नहीं मिल पाता है। अगला पॉइंट आता है विभाजन का सिद्धांत। उद्देश्य निश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है। जब किसी उद्देश्य या व्यवहार परिवर्तन का चुनाव कर लिया जाता है तो यह भी आवश्यक है कि विषय सामग्री को उद्देश्य के आधार पर विभाजित कर लिया जाए। किस उद्देश्य के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है और कौन से पाठ्य बिंदु हों, क्या क्रियाएं हों तथा कितनी अवंतियों में बांटा जाए, इन प्रश्नों पर विचार कर लेना चाहिए और यथोचित पाठ योजना बना भी लेना चाहिए। अगला पॉइंट आता है अनुकरण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में अनुकरण का विशेष महत्व होता है। शिशु अत्यधिक अनुकरणशील होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में ही नहीं, किशोरावस्था में भी होती है। आगे चलकर ये प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रारंभ में बालक अनुकरण के आधार पर भाषा सीखते हैं। वर्णों का उचित अनुकरण पर प्रभाव पड़ता है। शब्दों का प्रयोग एवं वाक्य योजना अनुकरण का ही परिणाम है। इसलिए छात्रों को अनुकरण के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। एक बात और है कि छात्र अधिकतर शिक्षकों की भाषा का ही अनुकरण करते हैं, इसलिए शिक्षक को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और भाषा के प्रयोग में सदा सावधान रहना चाहिए। अगला पॉइंट आता है अभ्यास का सिद्धांत। महाकवि वृंद का एक दोहा है, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम को सीखने का एक नियम स्वीकार किया है। भाषा एक कौशल है और इसका विकास एक अभ्यास पर ही निर्भर है। अभ्यास का क्रम टूट जाने पर भाषा का अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बहुत से हिंदी भाषी लोग बंगला, उड़िया, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, जर्मन, रूस जैसी भाषाएं प्रयत्न करने से सीख लेते हैं, किंतु अभ्यास न करने के बाद में वे इन्हें लिख पढ़ बोल भी नहीं सकते हैं। भाषा सीखने की आदत डालना आवश्यक है। आदत अभ्यास का
परिणाम हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में कंठस्थ करने का अपना महत्व है। भाषा सामग्री को कंठस्थ कर लेने से झिझक, संकोच, अशुद्धि की आशंका आदि से छात्र बच जाते हैं। इसलिए यौगिक शब्दों, कहावतों, मुहावरों, कुछ संवाद, कुछ कविताएं छात्रों को अवश्य कंठस्थ भी होनी चाहिए। अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने रुचि और नैर्तर्य और वैराग्य ये तीनों बातें आवश्यक बताई हैं। रुचि पूर्वक अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, अभ्यास में बाधक तत्वों के प्रति वैराग्य भाव रखें। इस रीति से किया गया अभ्यास सफलता के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इस प्रकार के अभ्यास से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल का मामूली सा खिलाड़ी विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी बन जाता है। अगला पॉइंट आता है स्वयं संशोधन का सिद्धांत। भाषा सीखने में बालक स्वयं संशोधन करता चलता है। शिशु यदि रोटी को लोती बोलता है और लोग चढ़ाते हैं कि खुद रोटी कहना सीखता चलता है, अपनी ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों की त्रुटियों को बालक केवल स्वयं संशोधित कर लेता है। इस संशोधन की सहज प्रवृत्ति के बाद भी लाभ उठाना चाहिए और यथासंभव छात्र भाषा का स्वयं संशोधन करे। यदि स्वयं संशोधन की प्रवृत्ति मंद पड़ जाती है तो भाषा सीखने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। भाषा शिक्षण के लिए अकेले यदि भाषा शिक्षक ही प्रयत्न करता है तो वह सफल नहीं हो पाता है। 1 घंटे में वह बालकों के समक्ष भाषा को शुद्ध प्रयोग करना सिखाए और इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि के शेष 7 घंटों में बालक भाषा का अशुद्ध प्रयोग सीखे तो भाषा पर अधिकार संभव नहीं होगा। शुद्ध भाषा के प्रयोग का प्रयास बहुमुखी होना चाहिए। सभी विषयों के शिक्षण में इस बात पर बल होना चाहिए। पाठ्यक्रमोत्तर कार्यों में भी भाषा का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।